नमस्कार। आज हम एमपी में हाल ही में जो पुलिस वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री अखिलेश झा, फॉर्मर डीआईजी, रिटायर्ड आईपीएस, और सर के साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये वैकेंसी में क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, एग्ज़ाम कैसे रहेगा और क्या पूरा एग्ज़ाम का मोड है। तो सर, ये जो वैकेंसी आई है 2025 की पुलिस की, ये इसके फॉर्म कब से जारी हो रहे हैं और कब लास्ट डेट क्या है, कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए विश्वास जी, फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वह 15 सितंबर है और वो अंतिम दिनांक है 30 सितंबर तक, और परीक्षा का जो तिथि है वह है 30 अक्टूबर को। ठीक है। मतलब कोई भी अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरता है तो उसे पूरे 1 महीने तैयारी के लिए मिलेंगे। जी। दूसरा सर, इस बार जो परीक्षा वैकेंसी आई है उसमें कुल पद 7,500 है और इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक डीईएफ कैटेगरी है, एक एसएएफ कैटेगरी है। क्या अंतर है दोनों में सर? अभी जो एडवर्टीजमेंट निकला है या विज्ञापन जो आया है वो 7,500 की वैकेंसी है। उसमें से 6800 माने 6800 डीएफ के लिए और 700 एसएफ के लिए। डीएफ मतलब डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स और एसएफ मतलब स्पेशल आर्म फोर्स। आपको मालूम होना चाहिए कि डीएफ मतलब डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स जो ऐसे फोर्स को कहते हैं जो जिले में काम करते हैं, थाने में काम करते हैं, जिनका मुखिया पुलिस अधीक्षक होता है, उनका जो पूरे राज्य का जो हेड होता है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये डीएफ जो कि समन्स वारंट तामीली के काम करते हैं, उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, माने अन्वेषण करना, अपराधों की रोकथाम करना, वीवीआईपी की सुरक्षा करना, ट्रैफिक का इंजाम करना, और इसके साथ समन्स वारंट की तामीली करना, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करना, कोर्ट से अगर कोई आदेश आता है तो उसका तामील करना, अगर कहीं जुआ घर है उस पर रेड मारना, अगर कहीं पर अवैध दारू का विक्रय केंद्र चल रहा है तो उस पर छापा मारना। ये सारे काम डीएफ के हैं, माने डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स के हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे जिला कार्यपालिक बल। और एसएफ का काम जो है वो स्पेशलाइज काम है, विशेष जो काम होता है वो ऐसे माने विशेष सशस्त्र बल या आर्म पुलिस होती है, और इनका काम स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लीजिए कहीं दंगा भड़क गया, वहाँ पर जो जनरल पुलिस है उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो तत्काल जो है एसएफ को बैरक से निकाल करके वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी, तो वो दंगा को कंट्रोल करने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सीआरपीसी में और आजकल बीएनएसएस जिसको बोलते हैं, उसमें धारा 149 में आर्म पुलिस बल को अवैध बलवा है उसको तितर बितर करने का अधिकार दिया गया है, माने गोली चलाने का भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा उनका काम इलेक्शन ड्यूटी करना है, वीआईपी की सुरक्षा करना है, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना है। ये सारे काम एसएफ के जिम्मे है। इस बार जो परीक्षा हो रही है वो लगभग मध्य प्रदेश सभी जिलों में होगी। ठीक है। इसमें जो 2 कैटेगरी में बांटा गया योग्यता को, परीक्षा की योग्यता को, एक एसटी कैटेगरी और एक एससी ओबीसी आदि, तो दोनों के जो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसमें क्या अंतर है इस बार? जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य या उम्मीदवार होंगे उनके लिए 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है, और जो एससी के माने अनुसूचित जाति के या पिछड़े वर्ग के जिसको ओबीसी कहते हैं, या जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए 10+2 के अंतर्गत कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। सर, आयु का भी कुछ इसमें प्रावधान किया गया है? सभी कैटेगरी में आयु बांटी गई है। जैसे हम देख रहे हैं कि जनरल के लिए आयु अलग रखी गई है, मेल के लिए थोड़ी अलग है, फीमेल के अलग है, इसके अलावा होमगार्ड के अलग है। तो ये कुछ बताइए क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, क्या रखा गया इस बार? देखिए, मिनिमम आयु तो 18 साल रखा गया है जी, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मैक्सिमम 33 इयर्स जी। उसके अलावा जो फीमेल हैं, माने जनरल कैटेगरी में जो अगर महिला
वर्ग के हैं तो उनके लिए 38 ईयर्स है जी। लेकिन उसमें भी एक परंतुक है। अगर जनरल कैटेगरी के महिला ने किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति से अंतरजातीय विवाह कर लिया है तो 38 और प्लस 5 ईयर्स 38 प्लस 5 ईयर्स मैंने 43 ईयर्स तक उन्हें पात्रता है जी। सर होमगार्ड के लिए भी उनके लिए 38 ईयर्स तक का है। 38 रखा गया है। जी। सर परीक्षा की प्रणाली क्या है, कैसे परीक्षा कितने चरणों में होगी, क्या रहेगी? परीक्षा के लिए 2 चरण है। पहला चरण है लिखित और दूसरा चरण है शारीरिक दक्षता। लिखित परीक्षा 100 अंक के होंगे और 100 अंक को भी विभाजित किया गया है। जैसे कि 40 नंबर के तो जनरल नॉलेज की जो सामान्य ज्ञान होता है उसका होगा जी। 30 अंक जो बौद्धिक क्षमता है या मेंटल एबिलिटी उसके लिए 30 अंक दिए गए हैं। तो 40 और 30 70 और इसके अलावा उसके अलावा साइंस 30 नंबर के और उसी में अरिथमेटिक भी है। साइंस मतलब विज्ञान। और जो 10वीं कक्षा के लेवल का जो अरिथमेटिक होता है सिंपल, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो सामान्य ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज या सिंप्लीफिकेशन जिसको सरलीकरण कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल उसमें पूछे जाएंगे। सभी 1-1 नंबर के होंगे और 100 नंबर पूछे जाएंगे। सर इसके अलावा शारीरिक मानदंड को लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसमें अलग अलग के लिए कैटेगरी कहा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल पुरुष के लिए अलग है, हाइट का एक प्रावधान किया गया है, एक सीने का जो फुलाने का है उसको किया गया है। फिर इसी प्रकार से अलग कैटेगरी जो हैं उनके लिए प्रावधान है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एसएफ के अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए ये मापदंड है कि उनका जो चेस्ट है वो 79 होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन जो जनरल जीडी के मतलब डीएफ के लिए उसको 76 और सेंटीमीटर प्लस 5 माने 81 सेंटीमीटर रखा गया है। महिलाओं के लिए इसमें छूट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? गोरखा और ये मराठा इन लोगों के लिए किए गए हैं। जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। जो गोरखा है या कुमाऊं के रहने वाले हैं या गढ़वाल के जो उत्तराखंड का जिला है वहां के अगर अभ्यर्थी होंगे तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर। और इसके अलावा जो SC ST हैं या मराठा उसके लिए 165 सेंटीमीटर निर्धारित है। ठीक है सर विश्वास जी। इसके अलावा सर और क्या क्या शारीरिक योग्यताएं चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि किसी प्रकार की अपंगता को नहीं कंसीडर किया जाएगा आदि। देखिए महिलाओं के लिए भी हाइट में मैं बता देना चाहता हूं कि 155 सेंटीमीटर रखा गया है सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए। ST की जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया। ST मतलब अनुसूचित जनजाति। और ST के जो महिला हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया हाइट। ये तो चेस्ट और हाइट के बारे में मैंने बता दिया जी। लेकिन अभ्यर्थी को यह भी समझना चाहिए कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की विकलांगता, डिफॉर्मिटी, अपंगता नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें, नंबर 1। नंबर दूसरा, उनका नौकनी नहीं होना चाहिए। नौकनी मतलब जब आप खड़े होते हैं तो आपके दोनों घुटने सटना नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं नौकनी। और तीसरा होता है फ्लैट फुट, मतलब आपका जो तलवा है वो एकदम समतल नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि जिनके नौकनी होते हैं या फ्लैट फुट होता है वो उनको अगर हम 4 किलोमीटर दौड़ाएंगे तो उनको गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, उनके घुटने आपस में टकराएंगे। इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया पुलिस डिपार्टमेंट में कि जो लोग नौकनी के शिकार हैं या जिनका फ्लैट फुट है माने तलवा जिनका समतल है या जिनको दृष्टि दोष है, मतलब उनका जो आई का पावर होना चाहिए वो मिनिमम एक आंख का कम से कम 6/9 और दूसरे आंख का 6/12, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये अगर है, अगर ये सब चीजें आपको कमियां नहीं है तो फिर आप इन 7500 जो पद निकले उसके लिए आवेदन करें जी। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जो शारीरिक जो दक्षता है, जो द्वितीय चरण का जो एग्जाम है उसके लिए मिनिमम कम से कम 30 अंक आपको जरूर प्राप्त करना है। अगर आप 30 अंक से कम प्राप्त करेंगे तो आपको
डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, भले ही रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको 100 में से 90 नंबर आ गया हो। एक बात और है कि रिटर्न एग्जामिनेशन में जो 100 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं उसमें अगर आपने कोई 10 नंबर की गलती भी कर दिया है तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब निगेटिव मार्किंग जो दूसरे एग्जाम में होता है वो इस एग्जाम में नहीं है, आपको निगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, ये अच्छी बात है। और कोई पॉइंट? सर जो दूसरी परीक्षा है फिजिकल की, उसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं, रनिंग है और क्या क्या है आपका? 3 आइटम, हालांकि इसके लिए डीजी साहब जो है ना मुकर्रर हैं और वो समय समय पर उसमें बदलाव करते रहते हैं, कमेटी का निर्धारण करते हैं और क्या क्या आइटम होगा ये भी तय किया जाता है। लेकिन अभी तक अमूमन ये देखा गया है कि 800 मीटर की रनिंग, दूसरा गोला फेंक और तीसरा लॉन्ग जंप, ये 3 आइटम रखे जाते रहे हैं। तो दोस्तों अगर 800 मीटर की रनिंग में कोई अभ्यर्थी 2 मिनट 4 सेकंड में अगर वो पूरा करता है तो उसमें कुल 40 नंबर दिए गए हैं, तो 40 के 40 अंक उसे मिलेंगे। उसी तरह से जो गोला फेंक है उसमें 28 फीट अगर किसी ने गोला फेंक दिया तो उसे 30 नंबर मिलेंगे। और अगर किसी ने लॉन्ग जंप में 18 फीट जंप किया तो उसे 30 अंक मिलेंगे। अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 18 फीट नहीं कूद पाता है, लॉन्ग जंप नहीं कर पाता है, कम कर पाता है, तो उससे उस हिसाब से उस अनुपात से उसके मार्क्स घटाए जाएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि कम से कम आपको फिजिकल में माने शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में 30 नंबर जरूर आनी चाहिए। दोस्तों अगर 30 नंबर नहीं आता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, भले ही आपको जो लिखित परीक्षा है उसमें 100 में से आपको 90 नंबर क्यों न मिला हो। अब ये भी जो योग्यता जो सूची जो बनाया जाएगा वो शारीरिक प्रवीणता की परीक्षा और प्लस लिखित परीक्षा दोनों को जोड़ करके फिर ग्रेडेशन लिस्ट तैयार किए जाएंगे। आई होप कि ये डिस्कशन से बहुत फायदा हुआ होगा। जल्दी हम सर के साथ इस पूरे एग्जाम को लेके एक ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं और जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपको फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों की तैयारी करवाएंगे, जो कि आमतौर पे बहुत कम देखा गया। आमतौर पर रिटर्न पे ही लोग ध्यान देते हैं, बट क्योंकि एग्जाम में वेटेज दोनों का विकल हो गया है तो हम दोनों को ही लेके चलेंगे। और सर का जो अनुभव है हो सकता है इससे आपको बहुत लाभ हो भविष्य में एग्जाम के लिए। विश्वास जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में कर्नल रैंक के अधिकारी मौजूद हैं जो उनको फिजिकल टेस्ट करवाएंगे जी। और 1 महीना कम नहीं होता है किसी को फिजिकल टेस्ट कराने में। जी, जी। ये हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी विशेषता है जी। दूसरे जगह केवल लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है जी। लेकिन हमारे यहाँ लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक दक्षता की भी तैयारी कराई जाएगी। चलिए मित्रों, आपको फायदा हुआ डिस्कशन से। आगे हम इसी सीरीज कंटिन्यू करेंगे और अब आगे हम सिलेबस को लेके चर्चा करेंगे, कैसे हमको मैथ्स पढ़ना है, कैसे हमको साइंस पढ़नी है। साथ में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इनके द्वारा बनाए गए टेस्ट पेपर, उनके डिस्कशन भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।